सो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फीमेल प्राइमेट्स में ही हमें मिलेगा, प्राइमेट्स में देखने को मिलती है। स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी प्यूबर्टी के बाद में ही स्टार्ट होगा, एम्ब्रोलॉजिकल या बर्थ टाइम पर स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग फेज। ऐसा क्यों? यूट्राइन वॉल का डैमेज होता है और वहां पर जो टिश्यूज डैमेज होते हैं, साथ में ब्लीडिंग होती है। दैट्स व्हाई इसे बोल दिया गया मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग फेज, या फिर इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है मेंसेस, भी इसे बोल दिया जाता है मेंसेस। हमने देखा पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, एफएसएच और एलएच के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा ओवेरियन हार्मोन के बारे में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन के बारे में देखा। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ? एफएसएच की वजह से यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से हमारे पास है। क्या होता है साइकिल, कौन कौन से हार्मोन्स का यहाँ पर रोल होता है और किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो चलिए समझते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर एक हमें पैराग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें। सो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फीमेल प्राइमेट्स में ही हमें मिलेगा, प्राइमेट्स में देखने को मिलती है। स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरेशन, यानी प्यूबर्टी के बाद में ही स्टार्ट होगा, एम्ब्रोलॉजिकल या बर्थ टाइम पर स्टार्ट नहीं होता है, यानी कि चाइल्डहुड में स्टार्ट नहीं होता है, प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग ओवुलेशन ओनली वन ओवम इज रिलीज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मंथ में एक ही ओवम रिलीज होगा, ईदर ओवरी फ्रॉम द ईच ओवरी, मतलब कि या तो लेफ्ट से या राइट से, एक महीने में सिर्फ एक बार होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे 1 ईयर में ऑल्टरनेटली हमारे पास में लेफ्ट एंड राइट से वन बाय वन ओवम निकलते रहते हैं। द साइक्लिक चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। पिट्यूटरी से निकलने वाला एफएसएच और एलएच और ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनकी वजह से ये पूरा साइकिल यहाँ पर मेंटेन होता है। इन मेंस्ट्रुअल साइकिल द फीमेल बॉडी प्रिपेयर्स, होता क्या है इसमें? तो फीमेल बॉडी अपनी आपको प्रिपेयर करती है फॉर ए पॉसिबल प्रेगनेंसी। पूरा जो रिप्रोडक्टिव फेज है 13 ईयर से लेकर 50 ईयर तक का, 37 ईयर का ड्यूरेशन है, इसमें हर मंथ में ये प्रिपरेशन की जाती है। और अगर वहां पर प्रेगनेंसी नहीं आती है किसी रीजन से, डज नॉट अकर, देन द बॉडी अबॉर्ट्स ऑल द प्रिपरेशन। तो उस मंथ की वो प्रिपरेशन सारी अबॉर्ट कर दी जाती हैं और अगले मंथ के लिए फिर से वहां पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। रिस्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी अगेन इन द मंथली साइक्लिक मैनर। एक साइक्लिक मैनर के फॉर्म में हर महीने ये रोटेशन में ये साइकिल चलता जाता है। मैच्योरेशन ओनली अकर्स, कब आएगी और इसका क्या कंडीशन है? इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब वहां पर प्रेगनेंसी नहीं थी, तो इसने अपनी प्रिपरेशन को अबॉर्ट किया था और इसी वजह से मैच्योरेशन आती है। पर अगर यहाँ पर ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो क्या यहाँ पर मैच्योरेशन होगी? नहीं, उस केस में मैच्योरेशन स्टॉप हो सकती है। और आगे लिखा गया देखिए आप, लैक ऑफ मैच्योरेशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। मे बी मतलब प्रेगनेंसी की वजह से मैच्योरेशन एब्सेंट होती है, नहीं आ पाती है। पर कुछ और भी यहाँ पर रीजन हो सकते हैं प्रेगनेंसी के अलावा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ। इनमें क्या होता है? इनमें हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी यहाँ पर मैच्योरेशन कुछ मंथ्स में स्टॉप हो सकती है। तो या तो प्रेगनेंसी से स्टॉप होती है या फिर इस तरह की सिचुएशन से स्टॉप होती है। दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, लैक ऑफ मैच्योरेशन मे बी वर्ड लगाया गया है इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्लियर, और हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी जो है मैच्योरेशन स्टॉप हो सकती है। चलिए आगे देखें, ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम। इस डायग्राम को हम लोग 3 डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे, जैसे कि हमारे पास ये मैच्योरेशन फेज है, फॉलिकुलर फेज है और यहाँ पर हमारे पास में ल्यूटियल फेज है। तो अलग अलग इनको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके फिर समझते हैं। चलिए करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आती है मैच्योरेशन या फिर ब्लीडिंग फेज। ऐसा क्यों? यूट्राइन वॉल का डैमेज होता है और वहां पर जो टिश्यूज डैमेज होते हैं, साथ में ब्लीडिंग होती है। दैट्स व्हाई इसे बोल दिया गया मैच्योरेशन, ब्लीडिंग फेज, या फिर इसे शॉर्ट में बोल दिया जाता है मेंसेस, भी इसे बोल दिया जाता है मेंसेस। तो 1 to 5 डेज का यहाँ पर ड्यूरेशन रहता है। चलिए देखें हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होंगे और ओवरियन चेंजेस क्या क्या होंगे और साथ में यूट्रस में चेंजेस क्या होंगे। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑर्गन का आपस में एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है। पिट्यूटरी से आ रहा है एफएसएच एलएच, ओवरी से रिलीज हो रहे हैं ओवेरियन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और यूट्रस वॉल पर भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ओवरी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे और यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, वही चेंजेस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स।
तो हार्मोनल चेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर दो हार्मोन के बारे में, एफएसएच, एलएच। तो ये देखिए यहाँ पर आप जो रेड कलर में हमारे पास है वो एफएसएच है, और जो हमारे पास में ग्रीन कलर में है वो है एलएच। तो एफएसएच का जब लेवल ज्यादा है तो क्या होता है, यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करता है। नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल को डेवलप करेगा, प्रीमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनेंगी, फर्दर सेकेंडरी फॉलिकल एंड फर्दर आगे टर्शरी फॉलिकल बनती चली जाती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन्स की, ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का दोनों का लेवल अभी कम है, तो टोटल क्या हो रहा है, फॉलिकल बन रही है। और प्रोजेस्टेरॉन वह कम होने की वजह से यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस में हो रहा है कुछ डैमेज, यानी कि यहाँ पर यूट्रस की वॉल को यहाँ पर डैमेज किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेंसेस या फिर मेंस्ट्रुएशन या फिर ब्लीडिंग फेज, क्योंकि यहाँ पर ब्लड भी निकलता है। तो ड्यूरेशन क्या हो गया, 1 to 5 डेज। 40 to 80 ml ब्लड यहाँ पर लॉस हो सकता है पर साइकिल इसमें। तो इनिशियल पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेंस्ट्रुएशन ऑफ ब्लीडिंग फेज और ब्लीडिंग फेज, ड्यूरेशन 1 to 5। क्या हुआ, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो रही है और साथ साथ में यूट्रस की जो वॉल है वो डैमेज हो रही है। व्हाट इज द रीजन, फॉलिकल बनने का रीजन है एफएसएच का लेवल ज्यादा है, और यूट्रस वॉल डैमेज होने का रीजन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज्यादा कम है, मेंटेन नहीं कर पा रहा। आगे क्या होगा, अगली फेज क्या है, तो चलिए देखें। अगली फेज हमारे पास आती है जो कि 6 डे से स्टार्ट होती है लगभग। तो फॉलिकुलर फेज, वाई, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल से फर्दर सेकेंडरी टर्शरी ग्राफिन फॉलिकल बनेंगे, दैट्स वाई बोल दिया गया फॉलिकुलर फेज। प्रोलिफरेटिव फेज बोल दिया गया, क्यों, क्योंकि यूट्रस की वॉल का यहाँ पर प्रोलिफरेशन होगा और एस्ट्रोजन की वजह से होगा और ओवुलेशन से पहले होगा। तो ये सारे नाम हमें समझ में आए। अब हार्मोनल क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं देखिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था एफएसएच की वजह से क्या हुआ था, एफएसएच की वजह से यहां पर फॉलिकल बनी। तो ये हमारे पास में प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और जब टर्शरी फॉलिकल बनी इसने यहां पर इसकी एक लेयर थी थीका इंटरना, थीका इंटरना, थीका इंटरना से रिलीज हो जाता है एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है। और इसके बढ़ने से क्या होगा, इसके बढ़ने से देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर एस्ट्रोजन की वजह से ये यूट्राइन वॉल भी यहाँ पर डेवलप हो रही है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया गया था प्रोलिफरेटिव फेज। सो क्लियर, एस्ट्रोजन क्यों बढ़ा, एस्ट्रोजन बढ़ा एफएसएच की वजह से फॉलिकल बनी, फॉलिकल की जो लेयर थी उसने यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज किया, सॉरी एस्ट्रोजन को रिलीज किया थीका इंटरना ने, और एस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पर यूट्रस वॉल का यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है। जब यहाँ पर 12th डे आता है, 12th डे इसमें हाईलाइट कर दूं यहाँ पर, 12th डे आते आते क्या होता है, 12th डे आते आते एस्ट्रोजन अपना पॉजिटिव फीडबैक देता है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन जब अपना पॉजिटिव फीडबैक देगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन का यहाँ पर लेवल बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर एक बहुत ही तेजी से यहाँ पर पीक आ रहा है, ये देखिए काफी ज्यादा पीक बन गया, और इसकी वजह से, इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से यहाँ पर एलएच और एफएसएच में भी सर्ज आ जाता है, एफएस एलएच में भी सर्ज आ गया, और एलएच के सर्ज की वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से हो जाता है ओवुलेशन, ओवुलेशन। तो रिलेशन समझ में आ रहा है हमारा। सबसे पहले हम बात करते हैं एफएसएच के बारे में। एफएसएच की वजह से बनी फॉलिकल्स, फॉलिकल ने रिलीज किया एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन ने क्या किया, इसने प्रोलिफरेशन किया, किसका, प्रोलिफरेट कर दिया किसे, यूट्राइन वॉल को। तो ये हमारा रिलेशन चल रहा है, और इसी के पॉजिटिव फीडबैक की वजह से क्या हो गया, यहां पर सर्ज आया, एलएच सर्ज आया, और एलएच सर्ज की वजह से हो गया था, इसकी वजह से हो गया था ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। तो ये हमने यहां पर स्टेप देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन मतलब रप्चर्ड फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ जाएगा। ल्यूटियल फेज आती है हमारे पास में ओव्यूलेशन के बाद में, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल क्यों, कॉर्पस लूटियम बनने की वजह से। सिक्रेटरी क्यों बोला गया, सिक्रेटरी नेचर होता है एंडोमेट्रियम का, इस वजह से। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होगा, यहां पर मेनली प्रोजेस्टेरॉन वर्क करेगा। जैसे फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का पीक था वो डोमिनेंट था, इसी तरह यहां पर प्रोजेस्टेरॉन का पीक आएगा, और ओव्यूलेशन के बाद में है इसलिए नाम क्या रख दिया, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। तो चलिए देखें, एफएसएच एलएच कम हो चुके हैं सर्ज के बाद में, यहां पर सर्ज चल रहा था, यहां पर कम हो चुके हैं, अपने लेवल पर आ चुके हैं वापस ओरिजिनल लेवल पर। और रप्चर्ड फॉलिकल से बना कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन। तो कॉर्पस लूटियम के प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने की वजह से हम क्या देखेंगे, ये देखिए क्या हुआ, इसके प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया। क्लियर, तो कॉर्पस लूटियम ने जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज किया था उससे इसका लेवल बढ़ा, और साथ साथ में कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी यहां पर रिलीज किया जाता है
कॉर्पस लुटियम से। तो 2 पीक हमें मिलते हैं एस्ट्रोजन की पूरी साइकिल में। एक हमें 13 डे पर हमें पीक मिला था एस्ट्रोजन का जब पॉजिटिव फीडबैक गया, और एक हमें मिल रहा है लगभग 22nd डे के आसपास हमें यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है एस्ट्रोजन का। अब आगे बढ़े तो कॉर्पस लुटियम जो है, अगर ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम मेंटेन नहीं रहेगी, डीजनरेट हो जाएगी, और डीजनरेट होते होते छोटा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकेंस। नाउ प्रोजेस्टेरोन वुड बी एब्सेंट इन दिस स्ट्रक्चर। अब ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं कर सकता। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा तो यूट्रस की वॉल मेंटेन रही, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता चला गया तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारे पास जो यूट्रस वॉल है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर बढ़ती चली गई थी, और 22nd डे के आसपास जब यहाँ पर फीडबैक गया, इसे पता लगा कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, स्पर्म का कांटेक्ट नहीं हुआ ओवम के साथ में, तो ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा, वॉल भी हमारे पास धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोजेस्टेरोन लेवल। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने से वॉल भी डैमेज हो गई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता था तो ये मेंटेन रहती थी। तो वॉल को बनाया किसने? वॉल को बनाया था एस्ट्रोजन ने, प्रोलिफरेशन किया था, उसे मेंटेन किसने किया? उसे मेंटेन किया था प्रोजेस्टेरोन ने। एस्ट्रोजन ने बनाया और प्रोजेस्टेरोन ने मेंटेन किया। और जब कॉर्पस लुटियम डैमेज हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता चला गया, तो क्या होगा, उस केस में हमारे पास यूट्रस वॉल है वो भी धीरे धीरे डैमेज होने स्टार्ट हुई। और 28 डे आते आते जब कॉर्पस अल्बिकेंस बन चुका है, नील अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, इस केस में क्या होगा, इस केस में यूट्रस वॉल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगला जो डे आएगा, 28 के बाद के जो डेज आएंगे वो जाएंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि अगली साइकिल स्टार्ट, और मेंसेस वाला फेज आ जाएगा, वापस से वॉल का डैमेज होना, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से साइकिल हमारे यहाँ पास चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब एक कंप्लीट डायग्राम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा पिट्यूटरी हार्मोन्स के बारे में, एफएसएच और एलएच के बारे में देखा, उसके बाद हमने देखा ओवेरियन हार्मोन के बारे में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में देखा। सबसे पहला इवेंट क्या हुआ, एफएसएच की वजह से यहां पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, क्लियर। और ओवरी में क्या हुआ था, ओवरी में अभी हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों के लेवल कम थे फर्स्ट 5 डेज में, तो इस वजह से क्या हो गया था, वॉल डैमेज होना स्टार्ट हो गई थी, ये वॉल डैमेज हो रही थी, यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा था। आफ्टर दैट 6 डेज से हम लोग काउंट करें तो क्या हुआ, यहां पर डेवलप होती जा रही है फॉलिकल्स। जब यहां पर फॉलिकल डेवलप हुई, थीका एंटरना बनी उसके अंदर, इसने रिलीज कर दिया एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता चला जा रहा है, हमारी यूट्रस वॉल भी यहां पर डेवलप होती जा रही थी। 12 डे आते आते क्या हुआ, इस एस्ट्रोजन ने दिया अपना पॉजिटिव फीडबैक देने से एस्ट्रोजन का भी सर्ज आया, और साथ साथ इसी की वजह से एलएच और एफएसएच में भी सर्ज आया, और एलएच के सर्ज की वजह से हो गया था ओवुलेशन। एलएच के सर्ज की वजह से हो गया था ओवुलेशन। तो 14 डे पर हमें क्या देखने को मिला, 14 डे पर हमें देखने को मिला ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद में हमारे पास आई ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज, और इसमें क्या हुआ, कॉर्पस लुटियम डेवलप हुआ। कॉर्पस लुटियम डेवलप होने से हमारा ये जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बढ़ता चला गया, और इसने रिलीज किया था कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन, तो उसका भी लेवल बढ़ा। और 23 डे आते आते यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कंडीशनल केस है ये, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस केस में प्रोजेस्टेरोन का लेवल वापस कम होता चला जाएगा, क्योंकि कॉर्पस अल्बिकेंस प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं कर पाएगी। और ये देखिए आप, वॉल भी डैमेज होती चली गई, और यहां पर हम देख रहे हैं इस जगह पर हमें वापस से डे 1 मिल चुका है, यानी कि रप्चरिंग ऑफ डैमेज ऑफ यूट्राइन वॉल यहां पर स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह से साइकिल हमारे पास चलता रहता है। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, ह्यूमन बींग्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे आपको मैंने बताया प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होती है, उसे हम बोलते हैं मेनार्के, यानी कि 13 ईयर्स में ये स्टार्ट हो जाएगी मेनार्के पर, और 37 ईयर्स तक, यानी कि 13 के बाद 37 ईयर्स, लगभग 50 साल तक, मेनोपॉज तक 50 ईयर्स तक क्या होगा, ये यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज रहती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वुमन में कंटिन्यूस 37 ईयर तक चलती है। तो इसको स्टार्टिंग को क्या बोला हमने, मेनार्के, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्के, और जब ये स्टॉप हो गई थी, सीज हो गई थी, उसको हमने क्या बोल दिया, मेनोपॉज। जब सीज हो जाती है 15 ईयर में तो उसे बोल देते हैं मेनोपॉज, जब इनिशिएट होती थी प्यूबर्टी उसे बोलते हैं मेनार्के। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लें इस पर बेस्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बेस्ड। हमने हार्मोन समझे थे, तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हार्मोन बेस्ड ही लिए हैं, तो ध्यान से इसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लेवल ऑफ विच हार्मोन रीचेस पीक ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा यहाँ पर जो है पीक पर पहुंचता है, अच्छे से याद है, एस्ट्रोजन का जाता था पॉजिटिव फीडबैक, तो एस्ट्रोजन भी यहाँ पर पीक पर जाता था,
साथ साथ में हमारे पास में FSH और LH का भी पीक जाता था। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला दिया गया है एस्ट्रोजन, जी हाँ सही है, अभी तक सही है। दूसरा भी देख ले, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन गलत हो जाएगा। LH हार्मोन एंड HCG गलत हो जाएगा। FSH एंड प्रोजेस्टेरॉन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर FSH एंड LH होता तो इसे हम लोग सच मान सकते थे, पर ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं दिया गया है। तो अब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या बचा? हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बचा एस्ट्रोजन। सो आंसर हमारा हो जाएगा एस्ट्रोजन। ये देखिए आंसर हो गया हमारा एस्ट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मेंस्ट्रुएशन इज इनिशिएटेड बाय अ सडन रिलीज ऑफ FSH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। मेंस्ट्रुएशन इनिशिएट कैसे होता था? अभी अभी हमने साइकिल देखा था, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता था, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, दैट्स व्हाई जब कॉर्पस एल्बिकेंस बनता था तब। तो क्या पहला ऑप्शन सही होगा? सडन रिलीज ऑफ FSH? नो, गलत। लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन आ गया वो पॉइंट, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन ड्यू टू द डिजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम। बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन 2 यहां पर सही हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन कम होने की वजह से ही तो मेंटेन नहीं हो पाती थी वॉल और डैमेज हो जाती थी, एंड इट कॉजेज द मेंसेस फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आंसर वुड बी 2। अगला क्वेश्चन देखिए। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज। कोई नई फॉलिकल नहीं बनती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्यों? ल्यूटियल फेज में जब 14 डे पर ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद में जो बाद का फेज है 15 टू 20 डेज का फेज, वहां पर नई फॉलिकल क्यों नहीं बनती है? हमें अच्छे से पता है 14 डे पर FH और LH का सर्ज हुआ था और उसके बाद में वो वापस अपने बिलो वाले लेवल पर चले जाते थे। तो लो लेवल होता था FH LH का, इस वजह से यहाँ पर फॉलिकल नहीं बनती थी। चलिए ऑप्शन देखें। पहला, फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, गलत, रॉन्ग आंसर। FSH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नहीं, अगर ऐसा होगा तो ओवुलेशन हो जाएगा, यानी कि फॉलिकल बन जाएगा। LH लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, नहीं, ऐसा होने पर भी वहां पर ल्यूटिलाइजिंग से भी हो सकता था। और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है, बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज, बिल्कुल सही। 14 डे पर जब हमारे पास FS और LH का सर्ज आया था, क्या हुआ उसके बाद में? उसके बाद में इनका लेवल कम हो गया था। तो आंसर 4 हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सो आंसर वुड बी बोथ FSH LH लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गया आंसर 4।